हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल करंट अफेयर्स की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिस तरह से आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसके अलावा हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ये देखिए मैंने ऐड कर रखा है। तो हम आज क्या क्या बात करेंगे, हम पहले बात करने वाला कुछ 4-5 पॉइंट्स पे। एक है दृष्टि ड्रोन प्रोजेक्ट एंड दूसरा है चैट जीपीटी, जिसमें एक डिजीज को चैट जीपीटी ने डायग्नोसिस करा है। ठीक है। इसके अलावा टैरिफ वॉर जो चल रही है उसकी बात करेंगे हम। फिर से बात करेंगे दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है। ये कोल मिनिस्ट्री की जो नया जो पोर्टल है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम नमामि गंगे पे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। एंड देन हम न्यू फ्रॉग स्पीसीज पे बात करेंगे। ये स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के यूपीएससी के पेपर्स को देखकर बनाई गई है। और स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर रिलेवेंट होता है ना, उसको मैंने ऐड करा है। ज़्यादा कंटेंट मैंने ऐड करने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, तो कंटेंट को लिमिट रखा है और करंट अफेयर सीरीज जो है वो बेहतरीन होगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। मुझे लगता है कि इसमें क्या है, हमने स्पेशली जो काम करा ना, वो पीआईबी वेबसाइट को फॉलो करा है, प्लस ऑथेंटिक जो सोर्सेज है ना। अब मान लीजिए सबका निचोड़ निकाल कर ला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि ड्रोन इसकी प्रोग्राम स्टार्ट करा है। तो ये प्रोग्राम है क्या, हम इसे बात करते हैं। तो गुजरात पुलिस ने जिसको नाम दिया गया ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्वाइलेंस सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन, तो इसका नाम क्या है, दृष्टि ड्रोन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन सी स्टेट ने इसको स्टार्ट करा है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। तो की फीचर क्या क्या है इसके। इसका जो एम है ना, सबसे पहले तो वो पब्लिक सेफ्टी को इन्हेंस करना है थ्रू रैपिड एरियल सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपका जो एक बर्ड आई व्यू होता है ना, बर्ड आई व्यू है ना, तो उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आपकी आपकी पब्लिक की सेफ्टी है ना, उसको इनहेंस करना चाह रहे हो। सेकंड चीज, जो रैपिड रिस्पॉन्स जो है ना, इसका की फीचर ऑफ जीपी दृष्टि की हम बात कर रहे हैं। इन पायलट ट्रायल्स इन सूरत एंड अहमदाबाद ड्रोन्स रीच इंसिडेंट साइट इन अंडर 2.5 मिनट्स। तो जो इंसिडेंट साइट्स थी वहां पर केवल 2.5 मिनट में पहुंच गया, सिग्निफिकेंटली फास्टर देन ट्रेडिशनल पीसीआर वैन्स। तो जो पीसीआर वैन से उससे ज़्यादा ही कारगर है दृष्टि। ठीक है। रियल टाइम सर्वेलेंस ड्रोन्स प्रोवाइड लाइव फुटेज टू कंट्रोल रूम्स, इनेबलिंग इमीडिएट असाइनमेंट असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या कर रहा है, आपको एक लाइव व्यू दे रहा है। दूसरी बात हमने पहले करी, और पहली बात क्या, ये मतलब इफेक्टिव है किस नेचर में, टाइम सेविंग है। बहुत जल्दी ये वहां पहुंच पा रहा है जहां पर पीसीआर ट्रेन से नहीं पहुंच पा रही। रीजन क्या है, एक तो उसको ट्रैफिक नहीं हो मिलेगा। जब आपके पास ड्रोन्स आप यूज़ करते हो तो आपको ट्रैफिक का देखना नहीं पड़ता ना। तीसरी चीज़ आपको जो है कि आपको वहाँ का एरियल व्यू मिल पाता है, आपको एक पूरा नॉलेज हो पाती है। ठीक है। इसके एक्सपेंशन प्लान्स भी, मतलब इसका आगे क्या क्या हो सकता है। द इनिशिएटिव विल कवर 33 पुलिस स्टेशन अक्रॉस अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट विद प्लान्स टू प्रोक्योर ओवर 18 एडिशनल ड्रोन्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जीपीएस डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइज्ड जो प्रोग्राम है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है कि आपकी पब्लिक सेफ्टी को इन्हेंस करना है और टाइम जो सेविंग है, साथ में आप कंट्रोल रूम में लाइव चीज़ें आप देख सकते हो, लाइव फुटेज आपको मिल रही है। तो वो इसका स्पेशली फंक्शन है जीपी दृष्टि का। आगे चलते हैं, इस पहली जो न्यूज़ है मैंने यहीं इतने में कंक्लूड करी है। रीज़न क्या है, हमें उस चीज़ का पूरा अगर मैं ज़्यादा डालूंगा तो चीज़ें याद नहीं रहेगी, हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। यह बात आती है चैट जीपीटी की। मैंने चैट जीपीटी जोड़ा क्यों है यहाँ पे, ये कैसे, देखो न्यूज़ रिलेवेंट नहीं है आपके पेपर से। सीधी सी बात है ना, आपसे ये डिजीज पूछने वाला है कि कौन सी डिजीज में डायग्नोसिस करी है या कौन सा बच्चा था, वो नहीं पूछेगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो है चैट जीपीटी। ये यू मैंने डाली है इसलिए क्योंकि हमें चैट जीपीटी के फंक्शंस में हम बात करेंगे यहाँ पे। मेन क्या है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो करते हो ना कि एनालाइज करने के बाद उसका किस तरह से वो आपके एग्जाम्स में यूज आएगा, उस पे बेसिस पे हम बात करेंगे ना। तो चैट जीपीटी ने डायग्नोसिस करी है एक रेयर कंडीशन जो कि 17 डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, डायग्नोसिस नहीं कर पाया। तो इसको ये टेथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम। सबसे खतरनाक चीज़ ये देखिए, चैट जीपीटी कितना कारगर भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ तक कि 17 डॉक्टर्स फेल हो गए उस चीज़ को डायग्नोसिस करने में, बट एआई ने बहुत कम सेकंड में, विद इन सेकंड में ये पूरी डिजीज बता दी। और सिंड्रोम कौन सा था, टीसीएस टेथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, जिसमें ना
आपके स्पाइनल कॉर्ड बिकम एबनॉर्मल अटैच टू द स्पाइनल कॉलम। तो जो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये आपके स्पाइनल कॉलम से अटैच हो जाती है। ये देखो, ये डायग्राम में आपको दिख पा रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक यूज दिखाने की कोशिश करी कि चैट जीपीटी किस तरह से यूज आ सकती है डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, और किस तरह से मेडिकल फील्ड में भी इसका रोल है। तो चैट जीपीटी से आपसे आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके, मैं आपको कह रहा हूँ यूपीएससी में चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनेगा, एआई से क्वेश्चन बनेगा, ये दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एआई और चैट जीपीटी को समझेंगे, लेकिन अभी ये हमने इस चीज़ को थोड़े से में कितनी चीज़ समझी। अब हम बात करते हैं टैरिफ और चाइनीज इम्पोर्ट्स को अप टू 245%। हमें ये पूछने वाला नहीं है कितना परसेंट टैरिफ ऊपर गया, बट मेन होता है कि टैरिफ होता क्या है, टैरिफ वॉर होता क्या है, वो हमारे हमारे बेसिक्स को समझाएगा। तो टैरिफ वॉर, देखो ये तो मैंने एक हेडलाइन डाल दी, ये हेडलाइन निकाली कहाँ से, आपके करंट से, बट इस हेडलाइन से हमने हमारा कॉन्सेप्ट समझना है हमारे को। तो टैरिफ वॉर जो होता है ना, वो होता है कि व्हेन कंट्रीज इम्पोजेस टैरिफ टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब देखो होता है कि एक कंट्री है और ये बी कंट्री है, तो एक बी कंट्री जब अपनी चीज़ें को इम्पोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट कर रही है ए कंट्री तक, है ना, तो जब ये इस चीज़ को यूज़ करेगी ना, इनके प्रोडक्ट्स को, बी कंट्री के प्रोडक्ट्स को, तो इस पर भी एक टैक्स लगा देगी। वो टैक्स क्या है, टैरिफ टैक्स है। तो टैरिफ टैक्स क्या है, अ टैक्स प्लेस्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव। ये जो ए बी जो आ रही है ना, बी कंट्री से जो, मतलब मान लीजिए प्रोडक्ट कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, तो कॉफ़ी आ रही है, जो कॉफ़ी पे क्या करेगा, ये जो ए कंट्री है, ये क्या करेगा, इस पर टैक्स लगा देगा, एक्स्ट्रा टैक्सेस अपने खुद के। तो ये टैक्स क्या करेगा, कॉफ़ी अगर मान लीजिए आपकी पड़ रही हो 10 रुपीज़ की, तो अब टैरिफ टैक्स में लगा दो इसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा, तो 15 रुपये की पड़ेगी। अब 15 रुपये की पड़ेगी, तो यहाँ पर जो इस कंट्री के लोग हैं, और यहीं पे अगर इस कंट्री में कोई कॉफ़ी की और कोई ब्रांड है जो कि ये सेम, जिसमें वो इंटरनली बना रहा है, मतलब उसको बाहर से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही बनाना है ना, उसकी प्राइस इनको पड़ रही है केवल मान लीजिए 8 रुपीज़, और उस पर तो वो टैरिफ टैक्स भी लगेगा। टैरिफ टैक्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो बाहर से इम्पोर्ट हो नहीं रही है, बाहर से हम ले ही नहीं रहे। तो वहाँ पर उस प्राइस को और इस प्राइस को कंपेयर करोगे जब, तो लोग इस पे ज़्यादा जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू की बचत कर रहा है। तो आपके इससे क्या होता है, आपके जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, मतलब लोकल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू आपके बाहर वाले प्रोडक्ट से। अब अपने इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में भी अभी भी बहुत से प्रोडक्ट है जिनकी हम ब्रांड, केवल हम नाम सुनते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये ब्रांड है। ब्रांड कैसे बोलते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा बनी है, पैसा ज़्यादा लग रहा है ना। जैसे कि हम, आपने कभी देखा होगा, आपने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ करा होगा तो लिखा होगा मेड इन चाइना, तो आप मेड इन चाइना जब लिखा होता है तो आप देखते हो कि मेड इन चाइना की प्राइस जहाँ वहाँ पड़ रही थी। कभी आपने याद हो बचपन में लाइटें जलाते थे अपन, तो उसमें जो वहाँ पर पड़ने वाली प्राइस होती थी, वहाँ पर कुछ बहुत कम रेट पड़ती थी, है ना, बहुत ही कम रेट। बट यहाँ तक आते आते, इंडिया तक आते आते वो रेट उसकी डबल तक हो जाती थी। वो हो क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी कुछ टैक्सेस इस पे लगाए हुए हैं, प्रोडक्ट पे लगाती है, हर कंट्री लगाती है, तो वही है आपका टैरिफ टैक्स। और टैरिफ वॉर में हो क्या रहा है, एक कंट्री मान लीजिए अमेरिका, चाइना, तो अमेरिका चाइना के प्रोडक्ट पे इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा रही है। तो ये बात आपको पता है, अगर ये अमेरिका कर रहा है तो फिर चाइना भी क्या करेगा, चाइना भी जो अमेरिका से प्रोडक्ट आएंगे उस पर इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाएगा, आपके टैरिफ टैक्स बढ़ाएगा। तो ये है टैरिफ वॉर। तो टैरिफ वॉर को थोड़ा और समझ लेते हैं। टैरिफ वॉर आल्सो नोन एज ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेड के अंदर एक चीज़ को लेने आने की बड़ी बात चल रही है इसमें। और it would happen when countries imposes tariff taxes on imported goods। देखिए यहाँ पर आगे imported goods on each other product, usually in tit for tat escalation, it often a result of economical and political dispute between nations। तो अगर एक कंट्री मतलब अमेरिका और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो टैरिफ वॉर एक नॉर्मल वॉर है। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक टैरिफ जो कंटेंट है आपको बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश करी यहाँ से। तो tariff war, when one country raises tariff and the other retaliates with its own tariff, leading to back and forth cycle। तो टैरिफ वॉर में क्या है, एक ने बढ़ाया दूसरे ने बढ़ाया, तो ये साइकिल चलती रहती है। अब व्हाई डू टैरिफ वॉर्स हैपन। तो टैरिफ वॉर्स के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। उस रीजन में पहला तो मैंने आपको बताया कि आपका जो लोकल प्रोडक्ट होता है ना, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना कॉम्पिटिशन के लिए। कैसे, जब इस लोकल प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 8 रुपये अपन को पड़ रही है, और वहीं आपके दूसरे जो कंट्री से प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें 15 रुपये कुछ हमको पड़ा,
कैसे इसमें हमने 10 रुपये का पड़ता था प्रोडक्ट, मान लीजिए 8 रुपये के, मान लीजिए प्रोडक्ट पे 8 रुपये का पड़ता था, लेकिन इस पे हमने आपका लगा दिया 7 रुपये टैरिफ टैक्स, तो कितने का पड़ेगा? 15 रुपये का। ये टैरिफ टैक्स ने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब भाई जो भी मालिक है वो टैरिफ टैक्स का पैसा किससे लेगा? आप लोगों से तो लेगा, ब्रांड की चीज़ को बेच कर तो लेगा। तो वो फिर आपको पता है यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट को क्या मिलता है, ज़्यादा लार्ज जो होता है ना कि प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अपने आप को वो बड़े लेवल पे काम कर पाए और उसको ज़्यादा पैसे कमाई कर पाए। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा फेवर करेंगे इन प्रोडक्ट का, इन प्रोडक्ट को ज़्यादा लेंगे। तो लोकल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉरेन कंपनी कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू पनिश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक डंपिंग और सब्सिडीज। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए अगर टैरिफ, देखो इसके भी कुछ फायदे हैं। देखो अगर टैरिफ टैक्स ना हो तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आपका क्या करेंगे, मान लीजिए कॉफ़ी जो हम मंगा रहे थे, वो कॉफ़ी फिर वो एक्स्ट्रा ये बी जो है ना, बी बी ए के अंदर डालता जाएगा। भाई अगर टैरिफ टैक्स नहीं होगा तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट का बनाएगा और उसको पता है यहाँ पे मेरे डिमांड है तो वो यहाँ पर ज़्यादा डालेगा। ज़्यादा डालेगा मतलब यहाँ पर इस देश में ज़्यादा बेचेगा। और अगर टैरिफ टैक्स नहीं होगा तो उस पर कोई टैक्स लग नहीं रहा, तो एक जो एक लिमिट करने की पावर वो किसी के पास है ही नहीं। तो वो ब्रांड की, अपने ब्रांड की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचेगा। तो उससे क्या होगा, वो फिर ये मान लीजिए कम पैसे में बेचकर लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, डंपिंग, मतलब आपका एक्स डंपिंग क्या होता है, डंपिंग में आपका होता है जब आप किसी माल को एक्सेसली किसी देश में भेज रहे हो तो उसको बोलते हैं डंपिंग, है ना। और सब्सिडी सब्सिडी होती है जब आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलकर आप जैसे इसमें इसकी वैल्यू कम कर करवा के यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से बिक पा रहे हैं ना। और तीसरा आता है पॉलिटिकल लेवरेज, पॉलिटिकली लड़ाई वड़ाई चल रही है तो उसका होता है। तो रियल वर्ल्ड में, तो अभी आपको एग्जांपल आप देख ही पा रहे हो, अभी यूएसए और चाइना का है। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके डाउन साइड्स भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टैरिफ बढ़ेगा तो हाई प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। डिस्टर्ब सप्लाई चेन्स, बिल्कुल ठीक है। कोई मतलब मान लीजिए यहाँ पर देश में 100 लोग हैं जिस कॉफ़ी को पीते थे, अब टैरिफ टैक्स बढ़ जाएगा तो 100 लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं। तो क्या होगा, ये सप्लाई चेन जो थी, इस कंपनी के पक्के 100 कस्टमर थे वो सारे खराब हो जाएंगे। तो डिस्टर्ब सप्लाई चेन, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली बी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में इस वाले कंट्री के भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा, पहला तो इम्पैक्ट इस पे बी पे पड़ेगा, लेकिन लास्टली जो इम्पैक्ट है वो ए पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रांड का यहाँ पे ब्रांड अपना फिर अब जैसे ए कंट्री था उसमें अपने ब्रांड को बेचा करता था, लेकिन टैरिफ टैक्स बहुत ज़्यादा ही हो गया। कंट्री इतने जो ये वाले ब्रांड थे, मान लीजिए कॉफ़ी की जो ब्रांड थी वो भी इतने पैसे कमा नहीं पा रही है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से अपना प्रोडक्ट डालेगी और देन दूसरे देश चली जाएगी। तो यहाँ पर वो टैरिफ टैक्स की जो कमाई होती तो वो इस ए कंट्री को भी इम्पैक्ट पड़ा और बी कंट्री को भी इम्पैक्ट पड़ा। एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया। एंड देन स्ट्रेन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो भैया जैसे यूएस और चाइना, टैरिफ टैक्स बढ़ाओगे तो लड़ाई हो चल रही है, वही वाली बात है। अब बात आता है थर्ड चीज इंपॉर्टेंट, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। अभी क्या होता है, जैसे जनवरी के बाद में जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज है आपके मई तक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूएसए आपके यूपीएससी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन अगर एसएससी तो ज़्यादा करंट पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप डेली देख रहे हो तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके एनटीपीसी का एग्जाम अगर आने वाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स हैं उनमें डेफिनेटली आपको करंट अफेयर देखते हो तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अब बात करते हैं डस्ट लीग, आपकी ये सिक्स है ना, डस्ट लीग सिक्स। ये जो डस्ट लीग है ये सिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये सिक्स एडिशन है किसका, आपके उज्बेकिस्तान और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 16 तारीख को स्टार्ट हुई थी और ये 28 तारीख तक चलेगी। कहाँ हो रही है, आप पुणे में हो रही है। हमको बस इतना याद रखना है, 3-4 चीज़ें पॉइंट याद रखनी होती हैं। 16 से 28 तक कब चल रही है आपकी, ये चल रही है अप्रैल में। और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लेक, तो ये यूएसटी से आप कह सकते हो, उज्बेकिस्तान याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। अभी है ना, एक खबर आई थी कि कोल मिनिस्टर ने ना रैशनलाइजेज रजिस्ट्रेशन फी फॉर द इम्पोज्ड कोल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। तो इसमें ना ये खबर का इतना रोल नहीं था, लेकिन CIMS सिस्टम जो होता है ना उसका रोल था। मतलब CIMS सिस्टम को समझना चाहिए होता क्या है। कोल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोल की जो इम्पोर्टिंग हो रही है, बाहर से कोल आ रहा है। जैसे आपको पता है 4 तरह के मेनली कोल होते हैं ना, एक तो
पीटा पेट्रोल जो सबसे खराब कोल होता है ना, इस तरह के 4 कोल्स होते हैं। उन 4 कोल्स में से जो कमेंट सेक्शन में आप बताइए 4 कोल कौन से होते हैं। तो उन 4 कोल्स की जो डिफरेंट टाइप्स के कोल्स की इंपोर्टिंग हम अपन कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम पोर्टल बनाया गया CIMS, जहाँ पर डेफिनेटली एक तरह का आपका क्या टैक्स वैक्स जो भी आपको लगाना है, आपको पैसे वैसे लेने हैं ना, वो सब उस पोर्टल के थ्रू हो रहा है। तो CIMS इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप टू स्ट्रीमलाइन द रिपोर्टिंग ऑफ कोल इम्पोर्ट्स। कोल इम्पोर्ट से मेनली इसका फंक्शन क्या है, कोल इम्पोर्ट को मॉनिटर करना है ना, ensure timely and accurate data for effective policy formulation and sector analysis. Coal importers are now required to register the details of their consignment in the CIMS portal. तो इस CIMS पोर्टल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस पोर्टल का मेन फंक्शन क्या है। और जितने भी टैक्स वगैरह की जितने भी आपके मतलब कटने होते हैं ना, तो अगर आपने मान लीजिए कोई कॉल आया तो 50 रुपये अगर उस पर कुछ कट रहे चार्जेस वगैरह, तो वो चार्जेस वगैरह किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, CIMS पे करेंगे। अब आते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट अभी हाल ही में WII, वर्ल्ड लाइफ, तो सॉरी वर्ल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है ना, उसके अभी ये प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उस पर भी जस्ट एक खबर आई थी PIB में। जस्ट सेकेंड। सॉरी। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो स्पेशली जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो ये है कि गंगा को सेव करना है, गंगा को कंजर्व करना है। तो इसमें प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया ये पूछ लेता है। तो क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपको 4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट देगा, तो इसमें से बोलेगा 2 राइट, 3 राइट, 1 राइट, या फिर वन ऑफ दिस, ऐसा भी बोलता है। ये क्या होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनते हैं ऐसे वाली चीज़ होती है। स्पेशली नहीं पूछेगा आपसे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो नमामि गंगे 2014 में स्टार्ट हुई थी, ये पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपकी, कौन कर रहा है, ये आपकी यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है, जिसमें बजट कितना है, 20,000। ये बजट पहले जिसे ये याद रखना। दूसरा बजट कितना है, 20,000, इसको कंजर्व करने के लिए दिया गया है, करोड़ मिला है, 20,000 करोड़। एंड तीसरी चीज जो है ना हमको याद रखनी, ये जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है, बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपकी गंगा की, वो हमको पता करनी है। तो अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से बात करूँ तो आपकी यमुना और सोन रिवर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एंड देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूँ तो रामगंगा, घाघर, काली, गंडक, बूढ़ी, कोसी, ये मेन रिवर्स है जो कि आपको याद रहनी ही चाहिए। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूँ तो ये यमुना यहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से, ठीक है। और ये आपके कहाँ से, इधर से, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जब आप इधर से तो ये राइट साइड से आ रही है, ठीक है। एंड देन अगर मैं बात करूँ सोन रिवर, सोन रिवर यहाँ दिख रही है आपको कहीं, सोन रिवर वैसे यहाँ से निकलती है। तो बट अभी हम बात करते हैं रामगंगा, घाघर, काली, गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक, है ना। तो देखो ये स्पेशल मतलब मेन ट्रिब्यूटरी, बाकी देखो आप देख सकते हो, बाकी नंबर तो बहुत सारे भी हैं, ठीक है, नंबर तो बहुत सारे भी हैं। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड से बात करूँ तो चंबल भी आ रही है, आपकी बनास भी आ रही है, ये मिल रही है चंबल में आके, काली सिंध और परबती। काली सिंध कहाँ बहती है, करौली में बहती है। चंबल कोटा वाले मेन इलाके में बहती है, कोटा से होती हुई आती है, ठीक है। बनास वगैरह भी आपकी इधर की बहुत ज़्यादा, आपके बनास की जो क्या बोलते हैं उसको, बजरी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। एंड देन पार्वती, ये रिवर्स का और एक चंबल की ट्रिब्यूटरी बनकर आपकी आ रही है। एंड देन ये आपकी कहाँ मिल रही है, आपके यहाँ से होती हुई आपके कहाँ पहुँचेगी, आपके गंगा में, इलाहाबाद में जाकर इसका मिलना होता है, इलाहाबाद में। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सबको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट खबर जिसमें मिला है आसाम में एक नया फ्रॉग। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके पता हो कि यूपीएससी में आईएफओएस आईएफओएस और आपके सिविल सर्विसेज का एग्जाम साथ में होता है। तो ये जब आपके एनवायरनमेंट का वाले लोगों का भी साथ में हो रहा है तो एनवायरनमेंट का मेन टॉपिक आएगा।
और सी ऐसी मतलब आपकी जनरल स्टडीज तो आएगी जो आएगी। तो एक नया फ्रॉग आपका मिला है जिसका नाम दिया है लैप्टो ब्रैकियम एरिएटियम। अब आपको एक बताऊँ ये क्या होता है, ये जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो लैप्टो ब्रैकियम एरिएटम वाज डिस्कवर्ड इन गरबंग रिजर्व फॉरेस्ट। तो गरबंग रिजर्व फॉरेस्ट इसको मिला गुवाहाटी में, 21 साल की स्टडीज के बाद मिला है। और इसकी बात करूँ, गरबंग रिजर्व फॉरेस्ट हमको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो वो है आपका आसाम में, और ये स्पेशली गुवाहाटी से थोड़ा पास में पड़ता है। एंड जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। अब आप डेसिडियस फॉरेस्ट के क्या करोगे, फीचर्स को पढ़ोगे, क्योंकि इससे आपका ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस तो यहाँ तक का था हमारा पूरा आज का मेन करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ मज़ा आया होगा। पहले वीडियो थी, प्रॉब्लम हो सकती है शायद तक, बट धीरे धीरे कंटेंट अच्छी क्वालिटी और फाइन होता जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल से हम बिल्कुल इसी टाइम पे आएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एक लिंक नीचे में जनरेट करूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। ज़्यादा पेजेस मैंने ऐड नहीं करे, 11 पेज में 2 पेज तो ये वाले ही हो गए, टोटल 9 पेज है आपके। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय।